नमस्कार दोस्तों, इतिहास गवाह है में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने मार्क्सिस्ट थॉट और उसका इम्पैक्ट जो था यूरोप पे वो फिनिश किया, और मैंने लास्ट एपिसोड में भी कहा था कि अगले एपिसोड में हम लोग कॉलोनियलिज्म और इम्पीरियलिज्म पे डिस्कशन शुरू करेंगे। तो सबसे पहले समझना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हम लोग इस तरीके से इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी विल अंडरस्टैंड हाउ ऑल ऑफ इट टुगेदर कंट्रीब्यूटेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जो कुछ हुआ वो लोग हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन ऑल ऑफ इट विल हाउ इट विल ऑल डिसेंड इनटू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ये हम समझेंगे। तो अब उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का जो दो फेजेस हैं, है ना, जो साम्राज्यवाद है इंपीरियलिज्म, इसका दो फेजेस है। एक फेज है, हमने एक कमर्शियल रेवोल्यूशन पढ़ा था, वाणिज्यिक क्रांति, जो ग्लोबल सर्च और वाणिज्यिक क्रांति एक साथ शुरू हुए थे। सो ग्लोबल सर्च में जब नई कॉलोनीज मिली तो बेसिकली द आइडिया वाज कि इन कॉलोनीज में वहाँ से माल को लिया जाए, उसको वहाँ से एक्सपोर्ट किया जाए और अलग दामों पर लाकर यूरोप में बेचा जाए। स्पाइसेस, कॉटन, ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होकर यूरोप में बेची जाने लगी। तो उस फेज़ में अब हुआ ये कि जैसे आपको वेजिटेबल्स, फूड सप्लाई है, तो जब साउथ अमेरिका की डिस्कवरी हुई तो बहुत सारा फूड सप्लाई वहाँ से आने लग गया, और इस तरीके से कमर्शियल कैपिटलिज्म के कारण जो साम्राज्यवाद फैला कि सब यूरोपियन नेशंस ने ट्रैवल कर करके अपनी कॉलोनीज ढूंढना शुरू करी और कुछ रीजन्स को कॉलोनाइज करना शुरू किया। सो दिस वाज 16th एंड 17th सेंचुरी। फिर क्या हुआ कि अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और फ्री मार्केट इकोनॉमी के आइडियाज़ आए एडम स्मिथ के, तो उस कारण से कमर्शियल कैपिटलिज्म को धक्का पहुंचा, ये हमने समझा था। और इस कारण से जो एक शेप ऑफ इंपीरियलिज्म था, फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, वो भी चेंज हो जाएगा। सो 1870 के बाद, 1870 इज दैट टाइम व्हेन यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी आर कंप्लीट। अब इसके बाद नया फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म हम देखेंगे। सो इस तरीके से दो फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म, फेज 1 और फेज 2 में हम इंपीरियलिज्म को देखेंगे। तो आज हम सबसे पहले तो बस ये समझ लेते हैं कि 16th और 17th सेंचुरी के एक्सपेंशन में ये एक्सपेंशन हुआ कैसे, सो दैट वी अंडरस्टैंड कि 1870 के बाद ऐसा क्या चेंज आया इंपीरियलिज्म में। सो फर्स्ट फेज ऑफ इंपीरियलिज्म को हम समझ लेते हैं और थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करेंगे। तो वापस से हम 15th सेंचुरी में जाएंगे, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इन 1453। उसके बाद नेवल टेक्नोलॉजी डेवलप हुई बाय 1492 1498। नए देश, मतलब नए सी रूट्स की डिस्कवरी हुई, अमेरिकाज डिस्कवर हुआ, सी रूट टू इंडिया डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो एक नारा था हमने डिस्कस किया था, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड, तो उस नारे को लेकर यूरोपियन नेशन स्टार्टेड एक्सपैंडिंग, and thus arrival of Europeans in other continents took place. So सबसे पहले कोलंबस को लगा उन्होंने इंडिया डिस्कवर किया है, बट उन्होंने साउथ अमेरिका को डिस्कवर कर लिया था, और जैसे ही ऐसा हुआ तो स्पेन ऑक्यूपाइड द रीजन विच इज़ टुडे पेरू, बोलिविया, न्यू ग्रेनाडा विच इज़ कोलंबिया, मेक्सिको जिनको उन्होंने न्यू स्पेन कहा, पैरागुए, उरुग्वे वाला एरिया, क्यूबा, जमेका, हाइती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, ये सारा एरिया पे स्पेन क्योंकि वहाँ पहले पहुँचा था तो उन्होंने एकाधिकार जमा लिया, और पोर्टुगीज दे कंट्रोल ब्राज़ील। तो साउथ अमेरिका के मेजर एरियाज में स्पेन और पोर्टुगल ने अपना साम्राज्य जमा लिया। अब जब ये हुआ तो लैटिन अमेरिका जो ये रीजन है, इसमें क्या हुआ, इंडिजिनस ट्राइब्स और जो वहाँ पे रेड इंडियंस कहलाते थे लोग, ये देखिए इंडियंस उनको इसलिए ही बोला जाने लगा क्योंकि कोलंबस ने सोचा कि ये इंडिया है। देयर वाज नो अदर रीजन टू कॉल देम इंडियंस। मतलब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है बहुत बार, वहाँ के ट्राइब्स को इंडियंस कहा जाता है,
बट द ओनली रीजन वॉज कि कोलंबस कभी माने ही नहीं जीते जी कि भाई ये इंडिया नहीं है, वो इंडिया ही बुलाते रहे, तो उनको वो लोग इंडियन बुलाने लग गए, है ना. बट इंडिजिनियस ट्राइब्स एंड रेड इंडियंस वर मैसेकर्ड एज द यूरोपियन सेटलमेंट ग्रू. और मैसेकर्ड मतलब ये तो एक तो युद्ध, मतलब जो गन और आम वॉर के मीडियम से मारे गए, प्लस डिजीजेस स्प्रेड एंड दीज ट्राइब्स वर नॉट इवन इम्यून टू मेनी डिजीजेस, सो दे डाइड इन ह्यूज नंबर्स. देन यहाँ से पेरू, बोलिविया, मेक्सिको से बहुत ज़्यादा सिल्वर लाया गया, एंड दैट सिल्वर कहते हैं स्टेड इन सर्कुलेशन फॉर अबाउट नेक्स्ट 80 years आफ्टर इट वाज एक्सपोर्टेड बैक टू यूरोप. देन बहुत ज़्यादा गोल्ड भी मिला इनको. कोलंबिया, एक्वाडोर, ये सारे रीजन से स्पेन ने बहुत ज़्यादा गोल्ड लेकर वापस स्पेन भेजा यूरोप में, फिर उसका सर्कुलेशन शुरू हुआ. And then, as I was saying, food products and other products like sugarcane, potato, tobacco, corn. And the reason was that the population in Europe was growing, तो यहाँ पर ये सब ग्रो किया गया और फिर वहाँ से भेजा गया. कॉटन, नॉर्थ अमेरिकन रीजन में कॉटन बहुत ग्रो हुआ और वो कॉटन भी फिर एक्सपोर्ट किया जाने लगा. तो कहने का मतलब ये है कि साम्राज्यवाद के इस फेज में, इंपीरियलिज्म के इस फेज में इस तरीके से लैटिन अमेरिका पे और अमेरिकास पे अधिकार जमाया गया. फिर इनकाज और एस्टेक्स थे, तो उनको कंप्लीटली वाइप आउट कर दिया गया थ्रू वॉरफेयर एंड डिजीज. एंड देन ब्रिटेन कॉलोनाइज नॉर्थ अमेरिका, जैसा हमको पता है, वो जो 13 कॉलोनीज, एंड फ्रांस टुक रेस्ट ऑफ इट मतलब वो जो लुइजियाना एक बहुत बड़ा रीजन कहलाता था. हमने अमेरिकन रेवोल्यूशन के टाइम पे पढ़ा भी था कि फ्रांस से खरीद लिया था फिर आगे चल के, तो वो वाला एरिया फ्रांस ने ले लिया और कनाडा वाला एरिया भी फ्रांस ने ले लिया. तो इस तरीके से अमेरिकाज का डिवीजन इस तरीके से हो गया बिटवीन यूरोपियन पावर. अच्छा, अफ्रीका में क्या हुआ? अफ्रीका पे मोस्टली कोस्टल एरियाज में ही यूरोपियन पावर्स जा पाए बिकॉज ऑफ मलेरिया. उस टाइम क्विनाइन का इन्वेंशन हुआ नहीं था, तो अंदर जाना अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और अंदर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था. और अफ्रीका से क्या मिला? गोल्ड, पेपर एंड स्लेव्स, है ना. ये बहुत बड़ा, मतलब इस तरीके से समझिए कि यहाँ से स्लेव्स भेजे जाते थे अमेरिकाज, वहाँ पे उनसे खेती करवाई जाती थी, शुगर प्लांटेशंस में रखा जाता था उनको, और वो जो फूड प्रोडक्ट होते थे, वो जो प्रोडक्ट्स होते थे, टोबैको, शुगर केन, पोटैटो, ये सारे जो फूड प्रोडक्ट होते थे उनको वापस यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था. तो इस तरीके से समझना है कि स्लेव ट्रेड का जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि काम करने वाले लोग मिल सके, फ्री में मिल सके ऑफ कोर्स, और उनको बंधुआ मजदूर और उनको स्लेव बना के रखा जाए. और मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी लोग इस ट्रेड से बेनिफिट करते थे. फॉर एग्जांपल, थोड़े कुछ सालों पहले ये पता चला था कि जो येल यूनिवर्सिटी के फाउंडर हैं उनका स्लेवरी पास्ट रहा है. बेसिकली ही वुड ओन लाइक, ही हैड ओन्ड लाइक स्लेव शिप्स एंड बेनिफिटेड फ्रॉम देम, राइट. तो इस तरीके से आप मान लीजिए अफ्रीका से 10 मिलियन अफ्रीकन्स वर डिस्प्लेस्ड. एंड ऑफ कोर्स हुआ क्या कि इतना लंबा ये एक्सप्लॉयटेशन चला कि अल्टीमेटली द पीपल इन अफ्रीका टुक टू वायलेंट एंड अग्रेसिव अप्रोच. मतलब वो पूरे कॉन्टिनेंट की अप्रोच ही बदल गई ड्यू टू सच लॉन्ग एक्सप्लॉयटेशन. और आज भी हम देखते हैं कि ये जो देयर इज दैट रंग भेद जिसे कहते हैं, रेसिज्म जिसे कहते हैं, वो अभी भी हमको कितने इंस्टेंसेस ऐसे दिखाई देते हैं. तो ये बहुत पुरानी हिस्ट्री है. और इस तरीके से अफ्रीका पे. अच्छा, एशिया पे मॉडर्न इंडिया की जो हमने एक सीरीज करी थी उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से एक बार समझाया भी हुआ था कि हॉर्मुज बंदरगाह से लेकर मलाक्का साउथ ईस्ट में, उसको पूरा पोर्टुगीज ने उस पर अधिकार जमा लिया था और उसको उन्होंने एस्टाडो डे इंडिया कहा था. हॉर्मुज बंदरगाह पर्शियन गल्फ में है. और फिर ब्रिटिश और डच उसके बाद आए, जैसा हमने ये पहले डिस्कस कर रखा है उस सीरीज में, और सबसे आखिरी में फ्रेंच आए.
तो ब्रिटिश का तो पता ही है, धीरे धीरे करके उन्होंने इंडिया पे अपना अधिकार जमा लिया और फ्रेंच को यहां से कर्नाटिक वॉर्स के बाद खदेड़ दिया। डच ने पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन था उस पे डच ने अपना अधिकार, सो इंडोनेशिया वाला जो रीजन था उस पे डच ने अपना अधिकार जमा लिया। फ्रांस जो था वो वियतनाम में जो एरिया है वहां पर रहा और बाद में फिर ऑफ कोर्स जब कॉलोनीज फ्री हुई तो उसको छोड़ा। और फिर यहां पर इन्होंने क्या शुरू करा था, गिफ्ट सिस्टम। गिफ्ट सिस्टम का मतलब क्या था कि बेसिकली शुरू में क्या हुआ कि इन लोगों को यहां से प्रोडक्ट्स ले जाने के लिए बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर देना होता था, है ना। और धीरे धीरे इस कारण से इन लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जाग गए यहाँ पर, है ना, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जाग गई कि अरे भाई अगर हम पॉलिटिकली ही यहाँ पे इंटरफेयर करने लग जाए तो इसके रेवेन्यू सिस्टम पे हम अधिकार जमा लेंगे और इन्हीं के रेवेन्यू से इन्हीं के प्रोडक्ट्स का पे करके फ्री में सारा माल लेके चले जाएंगे। और अल्टीमेटली यही हुआ, उन्होंने वहां पर अधिकार जमा लिया और वो प्रोडक्ट्स फ्री में लेने लग गए और यूरोप में भेजने लग गए। तो इस तरीके से हमने देखा लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ये पूरे मतलब 3 बड़े बड़े कॉन्टिनेंट, यूरोप अपने आप में कॉन्टिनेंट तो वो सब पे सब अधिकार जमाने के काम में लगा हुआ था। अब क्या हुआ, अमेरिकन रेवोल्यूशन जब हुई तो अमेरिकन रेवोल्यूशन से इंस्पायर होके नीचे साइमन बोलीवर ने भी रेवोल्यूशन कर दिया साउथ अमेरिका में, तो वो कॉलोनी स्पेन से फ्री हो गई। और जैसे ही वो कॉलोनी स्पेन से फ्री हुई 1823 में अमेरिका के प्रेसिडेंट मुनरो ने मुनरो डॉक्ट्रिन लगा दिया। और मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। इन्होंने बेसिकली मुनरो ने ये कह दिया कि ये जो साउथ अमेरिका वाला रीजन है ना, ये हमारा गलियारा है और अगर इसमें किसी ने इंटरफेरेंस किया तो वो अमेरिका के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस करने लायक कहलाया जाएगा। सो आइडियली बेसिक उन्होंने कह दिया, मतलब देखिए अमेरिका ने फ्रीडम और राइट्स इनको दिलाने के नाम पे क्या किया कि ये वाला रीजन हमारे अधिकार में दे दो, बेसिकली उन्होंने ये कह दिया, है ना। तो ये बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं कि इट्स अ वेरी सॉफ्टर वे टू से कि अरे भाई ये हमारे अधिकार का ही एरिया है और इस पे हम ही डोमिनेट करेंगे। तो वो पूरा जो साउथ अमेरिका वाला एरिया था वहां से स्पेन को भगाया गया, पोर्टुगीज को भगाया गया बाद में, और उस पे अमेरिका ने अपना एक तरीके से अधिकार जमा लिया। और उस पे फिर बहुत लेट तक, मतलब इवन अभी भी इतना भयंकर इन्फ्लुएंस है वहां के रीजन पे अमेरिका का। तो वो ये तब से 1823 मुनरो डॉक्ट्रिन से ये चलता आ रहा है। और जब ये हुआ तो अब क्या हुआ, अमेरिका ने फ्री मार्केट वगैरह की बातें करना शुरू करी, अमेरिकन रेवोल्यूशन। एंड अगेन रिमेंबर अमेरिकन रेवोल्यूशन वाज अ मिडिल क्लास रेवोल्यूशन, तो उनको तो फ्री मार्केट में ही अपना दे सॉ लाइट इन फ्री मार्केट, अपना फायदा उनको फ्री मार्केट इकोनॉमी। तो उन्होंने ये सब बातें जब करना शुरू करी तो फिर पुराने साम्राज्यवादी जो ओल्ड फॉर्म ऑफ इंपीरियलिज्म है इसको धक्का पहुंचेगा एंड देन इट विल चेंज इट्स फेस। बट still as in like this will still continue until for some more time 1870 तक। बट फिर 1870 में जब जर्मनी का यूनिफिकेशन, इटली का यूनिफिकेशन हो जाएगा तो ये इंपीरियलिज्म एक नया फॉर्म ले लेगा। ठीक है, तो ये आज हमने समझा फॉर्म द फर्स्ट फेज ऑफ इंपीरियलिज्म, उसमें कैसे इन कॉन्टिनेंट्स पे अधिकार जमाया गया। और फिर अब अगले जो नेक्स्ट फेज है दैट इज न्यू इंपीरियलिज्म। ठीक है, और ये न्यू इंपीरियलिज्म 1870 के बाद शुरू होगा और इसको जो इंस्पायर किया उसके मतलब व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच दिस हैपेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए अगेन दिस इज सोशल साइंस, तो कोई एक रीजन इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटिंग रीजन। ठीक है, तो मैं आपको आज के एपिसोड में सिर्फ ये रीजन बहुत क्विकली बता देता हूं, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम इस पे जो एक डिस्कशन है वो अगले एपिसोड में और अच्छे से करेंगे। तो सबसे पहले था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का एक बड़ा रीजन था। दूसरा था तब तक नेशनलिज्म। ठीक है, नेशनलिज्म एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया था। तो जो इंपीरियलिज्म फैला इसके बाद उसमें नेशनलिज्म का भी एक बहुत योगदान था। तीसरा क्या था,
यूरोपियन डिप्लोमेसी, ये जो सारी कांग्रेसेस ये वो करते थे, ये लोग अब अपनी कॉलोनीज पे भी इम्प्लीमेंट करते जाते थे। तो आइडिया ये था कि भाई दुनिया को अपने बीच में डिवाइड करते रहो और अपनी डिप्लोमेसी को सब पे अप्लाई करो, राइट। जैसे द आइडिया ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, इट वॉज बेसिकली अ यूरोपियन आइडिया, है ना। और हम इसको समझेंगे कि इसके कारण बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़े हुए। फिर चौथा क्या था, समथिंग कॉल्ड सोशल इंपीरियलिज्म। अब सोशल इंपीरियलिज्म क्या है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, वहां पे लेबर क्लास का एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ और उसका बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, उस पर पुशबैक हुआ, मार्क्स ने पुशबैक करा, तो अब घबरा गए ये लोग। मैंने बताया ना कि कैपिटलिज्म एडजस्टेड इटसेल्फ टू व्हाट मार्क्स वाज सेइंग। तो वहां पे तो उन्होंने अपने इस तरीके की पॉलिसीज बना दी कि वर्कर की लाइफ काफी ठीक ठाक हो गई, बट वो कैसे किया, दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग फॉरेन लेबर। बाहर से इतने सारे लोगों को अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया, माइनिंग, शुगर प्लांटेशंस, कॉफी, इन सब के लिए लोगों को बहुत दूर दूर भेजा गया इन कॉलोनीज से। तो इस तरीके से अपने कंट्रीज में लेबर की सिचुएशन को ठीक ठाक रख पाए। और पांचवा क्या था, रोल ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज। बेसिकली कहते हैं कि द क्रिश्चियन मिशनरीज वर द वैनगार्ड ऑफ ऑल ऑफ दिस इंपीरियलिज्म। वैनगार्ड मतलब कि जहाँ जहाँ ये स्प्रेड हुए वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने स्कूल सेटअप करे, वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने हॉस्पिटल्स बनाए, वहाँ वहाँ जाकर इन्होंने अपना धर्म भी स्प्रेड किया। ठीक है, सो रिमेंबर दैट गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड कोई ज़्यादा बदला नहीं है नारा, बट उसका फॉर्म चेंज हो गया है बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैपेंड एंड there were new countries that came into existence like Germany and Italy which were unified now. तो ये जो है ये न्यू इंपीरियलिज्म के कुछ कारण हैं। और हम वापस से इन कारणों को थोड़ा सा और डिटेल में अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज हम यहीं पर अपना एपिसोड ख़त्म करें। आप फिर से ये एक बार एपिसोड समझ लीजिए, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पे जो अधिकार जमाया यूरोपियन पावर्स ने इन द फर्स्ट फेज ऑफ इंपीरियलिज्म एंड सम ऑफ द रीजन एंड देन व्हाट हैपेंड एज द रिजल्ट ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन, साइमन बोलिवर रेवोल्यूशन इन लैटिन अमेरिका एंड देन 1823 मुनरो डॉक्ट्रिन। सो उसके कारण कैसे फिर ये न्यू इंपीरियलिज्म विच इज़ द सेकेंड फेज ऑफ इंपीरियलिज्म, और उसके कुछ जो कारण हमने डिस्कस करे। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, जय हिंद।